हाँ जी, सबसे पहले हम पार्टनरशिप डीड का आगाज़ करते हैं। आपको अब इतनी तो नॉलेज हो चुकी होगी कि किस तरह से आपने डीड को लिखना है। तो कोई भी आप मुआहदा लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले पार्टीज़ की डिस्क्रिप्शन देते हैं। मतलब पहले 2 पैराग्राफ्स होते हैं, वो पार्टी नंबर 1, पार्टी नंबर 2, और तीसरे पैराग्राफ में आप थोड़ी-सी ब्रीफ हिस्ट्री लिख देते हो कि आप मुआहदा किसके हवाले से कर रहे हो। ठीक हो गया? 3 पैराग्राफ्स के बाद आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को लिखना शुरू करते हैं। तो जो भी टीट लिखेंगे ना, उसका रफ स्केच यही होगा। वो बस कहानी के सिनेरियो के मुताबिक वो चीज़ होगी। अब पार्टनरशिप के हवाले से करते हैं कि जैसे 2 बंदों के दरमियान मुआहदा होने लगा है, वो एक फर्म बनाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि दिस डीड ऑफ पार्टनरशिप, या वो जो लिखा था टू नो बाय ऑल मैन, ठीक है, वो वाली वर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं, या सिंपल आप लिख सकते हैं दिस डीड ऑफ पार्टनरशिप इज मेड एट, जिस जगह पर हुआ है, ऑन दिस डेट, डे ऑफ, किस तारीख को हुआ है, किसके दरमियान होने जा रहा है, उसकी आप डिटेल्स दे दें। लड़की है तो यहाँ पर डॉटर लिख लें, वाइफ ऑफ भी लिख सकते हैं, कहाँ रिजाइड करता है, ये आप अपनी तरफ से डिस्क्रिप्शन देनी है। अब ये जहाँ पर ये आगे मजीद एक्सप्लेनेशन के लिए आप ब्रैकेट लाजमी लिखोगे, कोई भी डीट आएगी जो हियर एंड आफ्टर रेफर टू एज पार्टनर नंबर 1, which expression shall mean and include his legal heirs, successor interest, administrators, executors, representatives and assign of the one part। तो जहाँ कहीं पार्टनर नंबर 1 का जिक्र आएगा तो आप ये समझ लें कि वहाँ पर उसके कानूनी वारसान भी आ रहे हैं, जो बाद में आने वाले सक्सेसर इंटरेस्ट हैं वो भी आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, एग्जीक्यूटर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स भी आ रहे हैं। सारी टर्म्स अगर आपको याद नहीं होती तो 2-3 आप लिख दो जो कि कॉमनली यूज होती है, जैसे कि लीगल हेयर्स हैं, एग्जीक्यूटर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो इस हद तक भी सफिशिएंट रहेगा। उसके बाद दूसरी पार्टी की आपने डिस्क्रिप्शन देनी है, इसमें भी आपने वजाहत करनी कि जहाँ पर पार्टनर नंबर 2 का जिक्र आता है तो ये सारी एक्सप्रेशंस उसमें इंक्लूडेड होंगी। तो ये पहला पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट हो गया। अब वो असल बात बताने लगा कि करने क्या लगे हैं वो। वेयर एज, अच्छा, जब आप अपनी बात बताएंगे ना तो वेयर एज का इस्तेमाल करेंगे। वेयर एज द अबव नेम पार्टनर्स हैव म्यूचुअली एग्रीड to enter into and carry on business on the basis of this deed of partnership for the establishment and operation of a business of dash। मतलब म्यूचुअली एग्रीड हो गया कि वो एक कारोबार शुरू करने लगे हैं इस पार्टनरशिप डीड के तहत, कि उन्होंने एक कारोबार इस्टेब्लिश करना है। अब जो भी कारोबार आप इस्टेब्लिश करना चाह रहे हो, बेशक कपड़े का काम है, कारपेट का काम है, जो भी है, वो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर लिख सकते हैं। और फिर अगर मजीद कोई और बात है तो आप एक ऐड करके फिर दोबारा लिखेंगे एंड वेयर एज, ये कैपिटल वर्ड्स में होगा। इट इज़ डीम्ड एक्सपीडियंट, कि यहाँ पर ज़रूरी समझा जाता है टू रिड्यूस इन राइटिंग, के लिख लिया जाए द टर्म्स एंड कंडीशन सेटल बिटवीन द अबव नेम पार्टीज टू गवर्न द पार्टनरशिप बिजनेस। तो यहाँ पर वो मुनासिब समझते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशंस को लिख लेते हैं। तो कोई भी डीट होते हैं तो आप इसी फॉर्मेट से आप उसको लेके जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ओखी इंग्लिश लिखें, बस बात समझानी होती है। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस लिखते हैं। नाउ दिस डीड ऑफ पार्टनरशिप विटनेसेस एज फॉलोज। अब कोई भी डीट आती है, जैसे कि गिफ्ट डीट आती है, तो यहाँ पर आप गिफ्ट लिख सकते हो, बाकी लाइन सारी यही यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपने कैपिटल वर्ड्स में लिखना है। अब आगे है दैट द पार्टी shall become and be partners under the firm name of dash from the date of execution of this partnership deed। मतलब कि जो एग्जीक्यूशन डेट है तो उन्होंने एक फर्म नेम डिसाइड कर ली है, तो उसके तहत वो क्या होंगे, वो पार्टनर्स होंगे। that the registered office of the partnership business shall be at office or such other place or places as the partners mutually agreed from time to time। उसके साथ आपने एक ऑफिस को रजिस्टर भी करवाना है, हेडक्वार्टर के साथ साथ सब ऑफिस का भी आप इधर जिक्र कर सकते हो, ठीक है। दैट द बैंकर्स ऑफ द फर्म शैल बी एनी स्केड्यूल्ड और इंटरनेशनल बैंक as the partners mutually agree from time to time in the interest of firm, and all the accounts of the firm shall be maintained in the account of the bank which will be agreed to and among all the partners, and the businesses shall commence with immediate effect and duration of the partnership business। अब ये होगा कि जैसे कि जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं, अच्छा ये पहले कंप्लीट कर लो। ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस शैल बी एट विल ऑफ द पार्टनर्स सब्जेक्ट टू टर्मिनेशन या फिर डेजोल्यूशन ऑफ म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज। फर्म के जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनको गवर्न करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए आप किसी बैंक का इंतखाब कर सकते हैं जो आपके फाइनेंशियल मैटर्स को देखेगा, जिस पर दोनों पार्टनर्स का, या अगर ज़्यादा पार्टनर्स हैं उनका एग्री होना ज़रूरी है, ठीक है। तो जब से ये पार्टनरशिप इफेक्टिव होगी तो वो बैंक भी काम करना शुरू कर देगा फर्म के बिहाफ पे, ठीक है। आगे क्या डिसाइड हुआ है, प्रॉफिट लॉसेस के हवाले से मोस्टली होता है पार्टनरशिप में। दैट द पार्टनर शेल डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स एंड बियर द लॉसेस इन शेयर्स एज 50% ईच। अगर इक्वली आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है 50% लिख दें, या जैसे भी आप रेशियो लिखना चाह रहे हैं। आफ्टर ईच डैश डे ऑफ डैश
एक तारीख आप तयन कर देंगे जिस दिन एक दूसरे को हिसाब किताब आपने देना है। आफ्टर ईच डैश डे ऑफ डैश इन एवरी ईयर all the partners shall take an account and valuation of the effects, credits and liabilities of the partnership, कि हर इस तारीख को क्या होगा, तमाम पार्टनर्स हिसाब किताब देंगे, जो भी क्रेडिट्स वसूल हुए हैं, प्रॉफिट्स हैं और जो लाइबिलिटीज दोनों पार्टनर्स के जिम्मे हैं। Such accounts and valuation shall be signed by each of the partner, who shall each retain a copy. The profit or loss, as the case may be, shall be divided according to the share. Both partners shall look after, manage and supervise all the affairs of the firm, including but not limited to correspondence with the government, autonomous body, corporation, person or offices। मतलब ये आगे मजीद बताया गया है कि जैसे कि गवर्नमेंट के साथ आपने अपने जब रिलेशंस को लेके चलना होता है तो उसके हवाले से तमाम मामलात को सुपरवाइज किया जाएगा। अगर ये आपको लगता है कि एक्स्ट्रा आपसे ये लाइन नहीं याद होगी तो सिंपल आप रिटेन अ कॉपी तक लिख सकते हैं कि दोनों को जब वो इतला दे देंगे, हिसाब किताब दे देंगे, तो उसकी एक एक कॉपी दोनों पार्टनर्स रख देंगे। तो ये जो नीचे की लाइंस है आपकी मर्जी है, अजाफी आप लिख सकते हैं। और साथ ये भी आप लिख सकते हैं कि हर पार्टनर के हवाले से हर पार्टनर को ये राइट है कि वो इंस्पेक्ट भी कर सकता है रिकॉर्ड। उसके बाद 5 क्लॉज है that every partner shall be entitled to dissolve the partnership in the event of the other committing breach of the conditions herein covenanted। covenanted का मतलब होता है जो टर्म्स फिक्स की जाती हैं। अब क्या है कि हर पार्टनर को ये हक है कि वो पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर देता है, कर सकता है अगर दूसरा जो पर्सन है, दूसरा पार्टनर है, वो कंडीशन की वायलेशन करता है। तो टर्म्स एंड कंडीशंस की वायलेशन के बाद दूसरा पार्टनर पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने का हक रखता है। The partnership may be dissolved by a notice in writing sent by a registered post to the address herein given, or such other address as may be registered from time to time with the registrar of firms। अब ये है कि जब आप डिसॉल्व करने लगेंगे तो रजिस्टर्ड पोस्ट जो आप भेजेंगे वही उस एड्रेस को मेंशन करेंगे जिस पर वो फॉर्म रजिस्टर्ड है, जिस ऑफिस के तहत वो रजिस्टर्ड हुई है रजिस्ट्रार के पास। ऑन द डेसोल्यूशन ऑफ द फर्म अंडर दिस एक्सपेल्ड पार्टनर शैल नॉट बी इंटाइटल्ड to the profit of the partnership, not liable for any loss incurred as from the date of dissolution, but no profit or loss shall be paid or become payable except at the time of final accounting। अच्छा, जब फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, जिस पार्टनर को आप एक्सपेल कर दोगे, फिर जो प्रॉफिट और लॉस के हवाले से जितने भी मामलात हैं उसमें उसका कोई अमल दखल नहीं होगा। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि जब फाइनल अकाउंटिंग अभी हिसाब किताब बाकी है उस हद तक वो प्रॉफिट और लॉस के लायबल हो गया, अदरवाइज उसके बाद उसका कोई उसके हवाले से कोई मामला नहीं होगा। 6 clause है that the partners are entitled to obtain loan, finance or any other facility or accommodation from any financial institutions and to hypothecate, mortgage, pledge and deposit any or all assets of the firm and to deal, sign and complete all necessary documentation for the purpose of availing any such a facility। अच्छा, अगर आपने लोन लेना है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ये भी आप कर सकते हैं। मॉर्गेज प्लेज करवाना चाह रहे हैं फर्म की प्रॉपर्टी को, तो इसकी भी इजाज़त होगी। That if at any time any dispute, doubt or question shall arise between the partners or their representatives, either respecting the accounts, transactions, profits or losses of the business, then any such dispute, doubt or question shall be referred to arbitrators to be appointed by each of the partner and the umpire to be appointed in the manner provided by the law, and such reference or award shall in all respects as to the mode or consequence thereof conform to the provisions in that behalf contained in the Arbitration Act, and any other statutory modification thereof be binding upon all the partners। अच्छा, उसके अलावा फर्दर ये बताया गया कि अगर दोनों पार्टनर्स के दरमियान कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है किसी भी मामले के हवाले से, तो ये भी वो कर सकते हैं कि आर्बिट्रेटर को भी अपना मैटर रेफर कर सकते हैं, तो उसका जो अवार्ड होगा वो फिर फाइनल समझा जाएगा। मॉडिफिकेशन अलाउ है जितना कि लॉ अलाउ करता है, ठीक है, और वो पार्टनर्स पे बाइंडिंग होगा। ये क्या हुआ, अब ये डीड मुकम्मल होगी, टर्म्स एंड कंडीशंस मुकम्मल हो गए हैं। आप इसमें खुद भी अपनी मर्जी से टर्म्स एंड कंडीशंस लिख सकते हो, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप इसी को फॉलो करो। और जो पैराग्राफ आप आगाज़ करोगे टर्म्स एंड कंडीशन का, याद रखना वो डैट से यूज़ होगा, चाहे वो आप प्लेंट लिख रहे हो, रिटर्न स्टेटमेंट लिख रहे हो या डीड लिख रहे हो, तो डैट के वर्ड से सेंटेंस का आपका आगाज़ होगा। उसके बाद क्या होगा कि गवाहों की मौजूदगी में उसको लिख लिया जाएगा। In witnesses whereof all the partners have signed this deed of partnership on the day, month and year, date, month and year
मैंने लिखा है इधर आप अपनी मर्जी से तारीख, महीना और साल लिख दो। फर्स्ट मेंशन अबव इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस मेंशन बिलो, मतलब नीचे जो गवाहान जिनका जिक्र उनकी मौजूदगी में ये पार्टनरशिप डीड साइन कर ली जाएगी इस तारीख को। पार्टनर नंबर 1 की डिस्क्रिप्शन दो, उसका CNSE नंबर अपनी तरफ से फर्जी लिख दो। पार्टनर नंबर 2 का भी आपने ऐसे ही करना है। फिर विटनेसेस की नंबर 1 नंबर 2 दो पार्टनर्स का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी से कोई भी विटनेस का नाम लिख के यहाँ पर CNSE अपनी तरफ से लिख के ये आपकी डीड मुकम्मल हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब